हम लोग आने वाले पीसीएस, आरओ तथा पीईओ और सभी एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस किया है। साथ में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के भी सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस किया है, जिसकी एक प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। आज से हम लोग साइंस के कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है, जिसमें पहले हम लोग फिजिक्स के, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो प्रमुख एसआई यूनिट्स हैं, तो दबाव या फिर दाब की एसआई यूनिट क्या है, यह है पास्कल। लेंस की क्षमता का मात्रक ये है डायोप्टर। ऊष्मा की बात करें तो इसका मात्रक है जूल एसआई में। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्यूरी नहीं है, ये हो जाएगा बेकुरल। तो इसका ऑप्शन डी ही सही नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। बल का मात्रक है न्यूटन। और ये सब एसआई यूनिट हैं। तापक्रम की यूनिट है केल्विन तथा ऊर्जा की यूनिट है जूल। नेक्स्ट है रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व में के मापन में होता है। तो किसके घनत्व मापन में, ये होता है धुएं के। और इसके आविष्कार की बात करें तो फ्रांस के कृषि वैज्ञानिक मैक्सिमिलियन रिंगलमैन के द्वारा किया जाता है। साथ ही यदि हम बात करें ध्वनि की तीव्रता के मात्रक की, तो हो जाएगा डेसिबल। निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है, तो आइंस्टीन नहीं है, बेकुरल, रदरफोर्ड तथा क्यूरी है। नेक्स्ट है, जैसे कि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, उसी अनुसार इनमें से कौन सा सही है, सही बताना है। तो आयतन का मात्रक क्या है, क्यूब होगा, ठीक है, मीटर क्यूब होगा, ना कि मीटर। तो यहाँ पे धारा का मात्रक मतलब कि विद्युत धारा का मात्रक होगा एम्पियर। तो इसका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी सही है। और यदि हम बाकियों की बात करें तो आयतन का मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब। शक्ति का मात्रक होगा वॉट। और विद्युत धारा का ये होगा एम्पियर। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल के द्वारा मापी जाती है। और यदि ध्वनि तरंगों में लघु आयाम होता है तो ध्वनि क्या होती है, मंद होती है। और यदि ध्वनि तरंगों में दीर्घ आयाम होता है तो ध्वनि प्रबल होती है। साथ ही ध्वनि तरंगों का आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि की प्रबलता भी उतनी ही अधिक होगी। डेसिबल किसका मात्रक है, ध्वनि स्तर का मात्रक है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे उच्च वेग की यूनिट है एंगस्ट्रॉम। दाब तरंग दैर्ध्य की है मैक। दाब की यूनिट है पास्कल तथा ऊर्जा की यूनिट है जूल। नेक्स्ट है, प्रमुख भौतिक राशि और उनकी यूनिट है। त्वरण की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल की है न्यूटन। कार्य की है जूल। और ऊर्जा की भी क्या है, जूल ही है। आवेग की है न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट है, पारसेक किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है। तो पारसेक ये खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। और वन पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर है। नेक्स्ट है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हो जाएगी फर्मी मीटर। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर तथा 1 फर्मी मीटर जो कि सबसे छोटी यूनिट है तो हो जाएगी 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है, फर्मी किसका मात्रक है, तो ये है लंबाई का और सबसे छोटी यूनिट है ये। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा, ये होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और प्रकाश की चाल क्या होती है, ये होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। समय की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो इसमें प्रकाश वर्ष नहीं है, किसकी है ये दूरी की है। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक क्या है, तो ये हो जाएगा जूल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नॉट किसकी यूनिट है, तो जहाज के चाल की माप की इकाई है। नॉटिकल मील ये नौसंचालन में प्रयुक्त की गई दूरी की यूनिट है। एंगस्ट्रॉम ये प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की यूनिट है, लेकिन प्रकाश वर्ष ये समय की नहीं, ये है दूरी से संबंधित। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, तो ये है ऊर्जा की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कार्य की यूनिट क्या है, जूल है। बल की न्यूटन है। द्रव्यमान की है किलोग्राम, लेकिन दाब की डाइन नहीं है, ये हो जाएगी पास्कल। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्यूसेक ये द्रव्य प्रवाह की दर है। बाइट क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। रिक्टर का संबंध है भूकंप की तीव्रता से तथा बार ये दाब से संबंधित है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तरंग दैर्ध्य किससे संबंधित है, एंगस्ट्रॉम से। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। ऊर्जा की यूनिट है जूल तथा आवृत्ति ये है हर्ट्ज से संबंधित। नेक्स्ट है, वाट का संबंध किससे है, शक्ति से है। नॉट की बात करें तो यदि हम नॉट की बात करें तो ये समुद्री
जहाज की गति है नॉटिकल मील, ये नौ संचालन से संबंधित है, तथा कैलोरी ऊष्मा की यूनिट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, पारसेक समय की नहीं, ये दाब से संबंधित है, डेसिबल ध्वनि तीव्रता की यूनिट है, तथा हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो मेगावाट है ये बिजली को मापने की यूनिट है, जो कि क्या की जाती है? ये उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो कैलोरी, जूल तथा आर्क तो है, लेकिन सेंटीग्रेड नहीं है, ये टेम्परेचर की इकाई है। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? तो ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि तीव्रता की यूनिट है, हॉर्स पावर शक्ति की यूनिट है, समुद्री मील दूरी की यूनिट है, लेकिन सेल्सियस ऊष्मा की नहीं, ये टेम्परेचर की यूनिट है। नेक्स्ट है, सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की यूनिट क्या है? तो हो जाएगा डाइन सेकेंड सेंटीमीटर टू द पावर -2। रेडियोधर्मिता किसकी यूनिट है? तो ये क्यूरी की यूनिट है। साथ ही रेडियोधर्मिता की यूनिट बेकुरल भी है, 1 बेकुरल = 1 6 या सेकंड। नेक्स्ट है, कौन सा मूल एसआई यूनिट नहीं है? तो ये हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट है, कौन चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट नहीं है? तो ये हो जाएगी वेबर। वेबर की बात करें, ये चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट है। टेस्ला, गॉस तथा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये सभी चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट्स हैं। चुंबकीय बल क्षेत्र की एसआई यूनिट क्या होगी? तो ये हो जाएगी टेस्ला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दाब पास्कल की यूनिट है, ऊष्मा की यूनिट है, दाब की यूनिट है पास्कल, ऊष्मा की है जूल, चुंबकीय फ्लक्स की है वेबर, लेकिन प्रेरकत्व की यूनिट होम नहीं है, ये हो जाएगी यह है हेनरी की। तो यहाँ पे प्रेरकत्व की यूनिट क्या है? हेनरी। नेक्स्ट है, आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है तो फैदम के द्वारा, 1 फैदम = 1.83 मीटर। नेक्स्ट है, हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति कितनी होती है? ये होती है 115 मील प्रति घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा? ये होगा 3.6 × 10⁶ जूल। नेक्स्ट है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा? तो ये सेंटीमीटर से गुणा करने पर। नेक्स्ट है, तेल का बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ये होता है 159 मीटर। 1 नैनोमीटर कितने बराबर होगा? ये होगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर के। और 1 नैनोमीटर बराबर होगा 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर, ये वायु वेग से संबंधित है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है वृद्धि दर को मापने में, और ये पौधों की वृद्धि दर मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो ओडोमीटर है ये वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही है। ओंडोमीटर ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, लेकिन एमीटर ये विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी ही सही नहीं होगा। यदि बात करें एमीटर या फिर एम्पियर मीटर की, तो यह किसी विद्युत परिपथ की शाखा में बहने वाली जो विद्युत धारा है उसको मापने का यंत्र है। किसका? मेनली एमीटर संबंधित है किसके? विद्युत धारा से। नेक्स्ट है, पारे का साधारणतः ताप मापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है कि उच्च संचालन शक्ति, ये इसकी विशेषता है किसकी? पारे की। नेक्स्ट है, एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है तो ये वस्तु की ऊंचाई की माप के लिए। नेक्स्ट है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है लक्स मीटर का। यदि बात करें एनीमोमीटर की, तो इससे वायु की गति मापी जाती है। अल्टीमीटर की बात करें तो इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, तथा कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को मापता है। नेक्स्ट है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की गति को सुनने के लिए। स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए, मतलब कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए। कैरोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, तथा लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। और यदि बात करें हम एक्टियोमीटर की, तो यह सूर्य किरणों की तीव्रता का मापन है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मापन है। टैक्योमीटर मोटर बोट तथा वायुयान में घूर्णन गति का मापन है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? यह किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। काइमोग्राफ के द्वारा शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि। स्टेथोस्कोप हृदय तथा फेफड़ों को आवाज सुनने का यंत्र है। पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है, जिसका उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है, पेरिस्कोप का प्रयोग। नेक्स्ट है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस
तापमान मापने हेतु प्रयुक्त क्या जाता है वह हो जाएगा रेडियोमीटर, मतलब कि पूर्ण विकिरण रेडियोमीटर या पायरोमीटर। नेक्स्ट है पाइरिलियोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो हवा के ताप को। नेक्स्ट है किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो ये हो जाएगा पायरोमीटर। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक हाई टेम्परेचर को मापने में किया जाता है, तो ये हो जाएगा पायरोमीटर। और फोटोमीटर की बात करें तो यह विभिन्न प्रकाश स्रोतों की प्रदीप्त तीव्रता की तुलना करने के लिए किया जाता है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता और इसके स्पंदन में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता के मापन में, बैरोमीटर दाब के मापन में तथा स्प्रिंग तुला भार के मापन में, मतलब वेन के। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मैनोमीटर दाब का है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन में प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राफ हृदय गति से रिलेटेड है। लेकिन सीस्मोमीटर ये पृष्ठ तल की वक्रता नहीं, ये भूकंप मापी यंत्र है। नेक्स्ट है कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर वायु की चाल मापने के लिए संबंधित है। अमीटर विद्युत धारा से संबंधित है। लेकिन टैक्योमीटर ये दाबांतर से नहीं संबंधित है। ये वायुयान और जो मोटर ना होती वहाँ पे घूर्णन गति से संबंधित है। तथा पायरोमीटर ये हाई टेम्परेचर से संबंधित है। और हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता से संबंधित है। हाइड्रोमीटर द्रवों के घनत्व से संबंधित है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता से। पोटेंशियोमीटर ये विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर से संबंधित है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। और फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता और इसके स्पंदन में। ओडोमीटर ये वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र है। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा विकिरण ताप मापी। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता मापी जाती है, तो ये की जाती है गाइगर काउंटर के द्वारा। तो रेडियो सक्रियता गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी के द्वारा की जाती है। और इन्हें 1903 में फिजिक्स का नोबेल भी दिया गया था। जो मैडम क्यूरी हैं इन्हें फिजिक्स तथा केमिस्ट्री दोनों में नोबेल दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर परिमाण है, तो ये हो जाएगा बल। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण साथ में दिशा की भी जरूरत होती है वे कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि सदिश राशियां। इनमें बेसिकली बल, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि आते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कथन तो बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। तो इसका कारण कथन दोनों सही है, साथ में स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो अभी हम लोगों ने देखा विस्थापन सदिश राशि है, समय, चाल और दूरी ये अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट है विद्युत विभव के बारे में बताना है। यह एक अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है, तो इसका दूसरा गलत है, इसका पहला सही है। नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है लेकिन भार शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है, तो हो जाएगी केशिका क्रिया। नेक्स्ट है किसी बॉडी या फिर पदार्थ की गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो एक स्केलर मात्रा होती है और उसके संवेग के कार्य के अनुपात में होती है। नेक्स्ट है वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है, तो गैस की गतिज ऊर्जा में तब वृद्धि होगी। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो विभिन्न स्थानों का भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। विभिन्न स्थानों पर भार अलग अलग होगा लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा कह रहा है कि गुरुत्वीय बल का मान ऊंचाई पर चढ़ने पे बढ़ता है, तो बढ़ता नहीं है, ये घटता है, तो इसका दूसरा गलत है, सिर्फ और गलत ही पूछा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा कह रहा है कि किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, तीसरा बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर मतलब कि दुर्बल बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो। नेक्स्ट है प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था न्यूटन का थर्ड लॉ है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार क्या होगा, तो ये होगा 0। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 kg है उसका भार चंद्रमा पर 10 kg होगा,
तो अंतरिक्ष में उसका भार कितना होगा, तो अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से यदि हम पृथ्वी पर स्थानांतरित करते हैं तो क्या होगा, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा लेकिन मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाएंगे तो क्या होगा, तो उसका भार घट जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने में क्या कांस्टेंट रहेगा, तो ये रहेगी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, तो उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे क्या होगा, इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, जब हम कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या है, ये पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है वो केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन को तल के अंदर रहती है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है ये केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट है, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी, तो बम के ठीक ऊपर होगी। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम टेम्परेचर निर्भर करता है तो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गए वजन पर। नेक्स्ट है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलती है तो वायु दाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलती है। नेक्स्ट है, किसके सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, तो ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है, तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, तो ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ सकता है। इसका व्याख्या दी गई है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर में है यहाँ पे बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है, बिल्कुल सही है, और स्ट्रेटोस्फीयर में वर्टिकल हवाएं नहीं होती है इसीलिए, तो इसके दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, एक बुलेट लंब रूप से ऊपर दागी जाती है, वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में t1 समय लेती है और वहां से जमीन तक पहुंचने में t2 समय लेती है। उस दशा में निम्न में से क्या सही होगा, तब जो t1 होगा t1 इज ग्रेटर देन t2 होगा। नेक्स्ट है, कथन दिया गया है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाए। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा, तब जो वस्तु का भार है वो 0 हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी हो जाती है तो सूर्य तथा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है क्या, मतलब अभी जितना है उसका चौथाई भाग होगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, एक लोहे की गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, इसका अंतरिक्ष में भार कितना होगा, तो ये 0 होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का भार कितना होता है, तो ये ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है, तेज तूफान को इंगित करता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव क्या होगी, ये किनारे से दूर बढ़ेगी। नेक्स्ट है, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा, पानी की सतह कांस्टेंट रहेगी, मतलब अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति चलती गाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है जाके, मतलब इंसान के व्यक्ति के पीछे जाके गिरता है, और रेलगाड़ी चल रही है तो ये आगे गति वर्धन के साथ चल रही है। नेक्स्ट है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें जो बैठे हुए यात्री हैं उनका सिर क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है, यह है गति का जड़त्व। नेक्स्ट है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है, तो ये रहता है 1/3 एटमॉस्फेयर पर। नेक्स्ट है, वायु शक्ति मतलब कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो ये होता है गतिज ऊर्जा। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, ये होता है 1/9 भाग। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। नेक्स्ट है, एक चलायमान वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुनी होगी। नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या करेगा, वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। नेक्स्ट है, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है तो पायलट द्वारा देखा गया कि पत्थर का पथ सीधी रेखा में होगा।
नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि समत्वरण मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार सदैव उसके सही भार से क्या होता है, अधिक होता है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जो भार है ये सदैव नीचे की ओर कार्य करता है, तो इसका दूसरा भी सही है, लेकिन भार व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है निम्न संघटों में कौन पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है, तो एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना। नेक्स्ट है अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किसके कारण करता है, तो ये करता है अभिकेंद्रित बल के कारण। नेक्स्ट है चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत सिद्ध होता है, वह कौन सा है, तो वो होगा न्यूटन का मतलब कि गति का थर्ड लॉ। और इसके अनुसार क्या है कि हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, मतलब कि जितना भी बल कोई अन्य वस्तु दूसरी अन्य वस्तु पर आरोपित करेगी उतना ही बल विपरीत दिशा में अन्य दूसरी वस्तु द्वारा उस पर कार्य करता है। नेक्स्ट है क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण क्या है, तो केंद्र से हट जाने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब कि अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का रेशियो क्या होगा, तो ये होगा 1:6 रेशियो। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले एक कृत्रिम उपग्रह के भीतर एक कमानीदार तुला टंगी है। यदि उस पर 4.5 किलोग्राम का एक पिंड लटका दिया जाए तो तुला पर पाठ्यांक क्या दर्शाएगा, तो ये 0 kg दर्शाएगा। नेक्स्ट है धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है, तो यह है अपकेंद्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट है सापेक्ष गति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट है लिफ्ट में किसी पिंड का जो आभासी भार है वो उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या होगा, तब इसका भार तो बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आयरन मतलब कि लोहा पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही है। और जो आयरन है ये पारे में तैरता रहता है, ये भी सही है, लेकिन पारा पानी में तैरेगा, ये सही नहीं है। और लकड़ी पानी में तैरती है, तो लकड़ी भी तैरती है क्योंकि हल्की होती है, लेकिन ऑप्शन सी इसका सही नहीं है कि पारा पानी में तैरता है। तो जो पारा है, पारे की डेंसिटी पानी के डेंसिटी से अधिक होने के कारण पारा जो है पानी में डूब जाता है। नेक्स्ट है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण अधिक होता है। नेक्स्ट है मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो यह रहता है वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि जल में क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है वो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। नेक्स्ट है तेल ये जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि जो तेल है इसका तल तनाव पानी से कम है। नेक्स्ट है लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती है, तो ये तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण से। नेक्स्ट है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, तो नदी से सागर में प्रवेश करने पर जो जहाज है पहले से कुछ ऊपर उठ जाता है क्योंकि नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा जो सागर के जल का डेंसिटी है इसकी अधिक होती है। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। जब टेम्परेचर में वृद्धि की जाती है तो द्रवों का पृष्ठ तनाव क्या होता है, ये घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही बताना है, तो किसी द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो ताप बढ़ने पर घटता है, पहला ही सही है। नेक्स्ट है यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो क्या होगा, पृष्ठ ऊर्जा इसकी क्या होगी, तो इसकी पृष्ठ ऊर्जा बढ़ जाएगी। पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में पृष्ठ ऊर्जा घट जाएगी और यदि हम बड़ी को छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट करेंगे तो बढ़ जाएगी। साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण क्या है, ये हो जाएगा व्यतिकरण। तो व्यतिकरण कौन सी प्रक्रिया है जिसमें समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं और उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है।
किसी द्रव की गोली बूंद के भीतर दाब अधिक के अनुक्रमानुपाती होता है उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रम के। नेक्स्ट है, दो पानी की बूंदें एक दूसरे में संलीन होकर बड़ी बूंदें बनाती, इस क्रिया में क्या होता है, ऊर्जा विमुक्त होती है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन कहता है कि जब नमक को बर्फ के साथ मिलाया जाता है तो टेम्परेचर 0 से भी कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। कारण यह है कि नमक व बर्फ का प्रगाढ़ आदि मिश्रण बना था, इसी कारण टेम्परेचर 0 से भी कम हो जाता है। इसका कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है, एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं क्या कहलाती हैं, तो इन्हें कठोर एक्स रेज कहा जाता है। और विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार भी किया था। नेक्स्ट है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ ही शुरू होते हैं। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन कहता है कि गामा किरणें एक्स किरणों से अधिक वेदनशील होती हैं, बिल्कुल सही है। जो गामा किरणें हैं ये प्रकाश के वेग से चलती हैं, तो इसका कारण भी सही है, लेकिन ये प्रकाश के वेग से चलती हैं इसलिए एक्स रेज से अधिक वेदनशील नहीं होती हैं, तो इसका व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम परिवार की नहीं आती हो जाएगी, अल्ट्रासोनिक रेज और एक्स रेज, सूक्ष्म तरंगें, आवृत्त किरणें, ये सभी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम परिवार में आती है, लेकिन अल्ट्रासोनिक तरंगें ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम परिवार में नहीं आती हैं। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचारित करती हैं, क्या करती हैं, ऊर्जा संचारित करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो एक्स रेज की ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में से किसका उपयोग नहीं करते हैं, तो वस्तुओं से एक्स रेज विकिरण का। नेक्स्ट है, वह घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है तो हो जाएगी ध्रुवण। तो ध्वनि तरंगों में परावर्तन, अनुरणन, अपवर्तन, प्रणोदित, कंपन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सभी लक्षण होते हैं, लेकिन जो ध्वनि तरंगों का है इनका ध्रुवण नहीं होता है, क्योंकि एक से ज़्यादा दिशा में कंपन करती है। कौन सी ध्वनि तरंगें। डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आवासीय क्षेत्र के लिए अनुमानित योग्य शोर स्तर कितना है, 55 डेसिबल। शांत क्षेत्र के लिए है 50 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र के लिए है 70 डेसिबल तथा व्यापारिक क्षेत्र के लिए है 65 डेसिबल। नेक्स्ट है, ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही बताना है। तो जो ध्वनि है ये निर्वात मतलब कि शून्य में भी ध्वनि का प्रसार होता है, तो पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि निर्वात में ध्वनि का प्रसार नहीं होता है और ध्वनि की गति सभी माध्यमों में एक समान भी नहीं होती है, तो इसके दोनों ही कथन गलत हैं। तो यदि हम बात करें ध्वनि की, तो निर्वात में ध्वनि का प्रसार संभव नहीं होता और ध्वनि के प्रसार के लिए माध्यम चाहिए होता है, लाइक ठोस, द्रव और गैस। और ध्वनि की गति सभी माध्यमों में एक समान नहीं होती है। हवा में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड, पानी में सबसे ज़्यादा होती है एंड देन उससे भी ज़्यादा होती है स्टील में। तो ध्वनि की गति सभी माध्यम में अलग अलग होती है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं तो ये ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। नेक्स्ट है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो ये अप्रगामी तथा अनुप्रस्थ तरंगें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला कह रहा है कि मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, बिल्कुल सही है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, तो ये रेड नहीं, ये ग्रीन के लिए होगा, तो इसका दूसरा ही सही नहीं है। और सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है तथा दृष्टि की दृढ़ता होती है 1/16 सेकंड, तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है। नेक्स्ट है, रडार प्रणाली पाई जाती है, तो ये चमगादड़ में पाई जाती है। चमगादड़ की बात करें तो ये अंधेरे में भी बिना किसी से टकराए उड़ सकते हैं और ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं और ये उड़ते हुए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को प्रसारित करते हैं, जिससे कि ये मार्ग में स्थित दूसरी वस्तुओं से टकराकर वापस लौटती पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की मदद से वस्तुओं का पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि का सबसे अधिकतम वेग कितना, कहाँ पर, किस माध्यम में होगा, तो ये होगा इस्पात मतलब कि स्टील माध्यम में। ध्वनि की बात करें तो यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है और इस प्रकार ध्वनि का वेग ठोस मतलब कि इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन द्रव मतलब कि जल में उससे भी कम और सबसे कम होता है गैस में मतलब कि एयर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समान परिस्थितियों में वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है, तो हो जाएगा 20 डेसिबल। तो सामान्य फुसफुसाहट के लिए चाहिए है क्या, 30 डेसिबल। कमरे या शांत कार्यालय की ध्वनि होती है 40 डेसिबल। सामान्य बातचीत के समय 60 डेसिबल। जेट इंजन की आवाज़ 120 डेसिबल तथा रॉकेट इंजन 180 डेसिबल। नेक्स्ट है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, ये माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है अवरक्त किरणों का।
नेक्स्ट है दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीकी क्या है, तो यह है आवृत्ति मॉड्यूलन। नेक्स्ट है किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है रेडियो तरंगों का। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, तो हो जाएगी 80 डेसिबल से अधिक की। नेक्स्ट है ध्वनि की एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व मतलब कि पिच है, जो कि निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे क्या है, तो ये ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो ये निर्वात में नहीं चल सकती। नेक्स्ट है ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है, तो ध्वनि ग्राम कहलाती है। नेक्स्ट है पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो यदि हम पराश्रव्य ध्वनियों की बात करें तो मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सभी इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल कंपनों से उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्मिक रेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, तो इसका पहला ही सही नहीं है। तो यदि हम बात करें और कॉस्मिक रेज, ये इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से भी बनी होती हैं, ये सूर्य से उत्पन्न होती हैं। तो इसके दूसरा, तीसरा और चौथा तो सही है, लेकिन पहला गलत है क्योंकि ये चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। तो यदि हम बात करें विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, तो यह अनुप्रस्थ होती हैं, उदासीन होती हैं, साथ ही प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। इसके पास ऊर्जा एवं संवेग दोनों होता है और इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। इनमें आती हैं गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें। और वे जो विद्युत चुम्बकीय नहीं है उनमें आती हैं अल्फा, बीटा, ध्वनि रेज, कैथोड रेज, कॉस्मिक रेज। नेक्स्ट है सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो इनमें करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट है नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है, तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ये होता है धातु में, इसमें भी इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए 16.6 मीटर की। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि VA, VW, VS ये सभी VA मतलब वायु, VW जल और VS इस्पात में ध्वनि की गति है, तो इसका क्रम बताना। तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा, इस्पात में होगा, तो सबसे पहले आएगा VS एंड देन VW एंड देन VA मतलब कि एयर, तो इसका हो जाएगा VS VW VA। किस में है ये, तो ये हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट है जल, इस्पात तथा नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, इस्पात में एंड देन जल में होता है, और सबसे कम किस में होता है, नाइट्रोजन में। तो इसमें हो जाएगा 2, 1 एंड 3। सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा, इस्पात में, देन जल में एंड देन नाइट्रोजन में, तो इसका हो जाएगा 2, 1, 3। नेक्स्ट है ध्वनि निम्न प्रकार से चलती हैं, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो चमगादड़ है ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगे निकालते हैं और इन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंगों के बारे में, ये कीटों को नष्ट कर देती हैं, बिल्कुल सही है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ भी कर देती हैं। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जा सकता है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं, तो इसके चारों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि हृदय जो है ये अवश्रव्य तरंगों पर कंपन करता है, बिल्कुल सही है। ध्वनि की गति गैस में, द्रव में, कह रहा है कि ध्वनि की गति गैस में, द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है, तो ये गलत है, क्योंकि जो ध्वनि की गति है ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति की तुलना में वस्तु की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, बिल्कुल सही है ये। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है, तो इसका सही होगा 1, 3 एंड 4। यदि हम बात करें अवश्रव्य तरंगों की, तो ये वे आंतरिक तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम होती है और पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती हैं। ये तरंगे हमें सुनाई नहीं देती, ये तरंगे भूकंप के साथ पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती हैं और हमारे हृदय में धड़कन की आवृत्ति ये अवश्रव्य तरंगों के ही समान होती है। नेक्स्ट है CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स रेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि दीवार, छत और धरातल से अपवर्त्य ध्वनि का परावर्तन हो सकता है, तो इसका कारण और कथन दोनों सही है। साथ में ये कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए हॉल की जो दीवारें हैं उनको ध्वनि का अवशेषण करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्स रेज की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो ये होती है 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 1 से लेके 1 एंगस्ट्रॉम तक।
नेक्स्ट है रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। और रडार का पूर्ण रूप क्या है तो हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्स रेज के लिए सही नहीं है। तो एक्स रेज बहुत छोटी तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण है, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जो एक्स रेज है ये परमाणु में भीतरी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा परिवर्तन से उत्पन्न होती है, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि जो एक्स रेज है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, अभी हम लोगों ने देखा तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। जो कॉस्मिस और अल्फा रेज होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। फोर्थ कह रहा है कि एक्स रेज नालिका में आपाती इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण ऊर्जा एक्स रे में परिवर्तित होती है, तो इसकी संपूर्ण नहीं, इलेक्ट्रॉन की ओनली 2% ऊर्जा एक्स रेज में परिवर्तित होती है, तो इसका ओनली डी सही नहीं है। नेक्स्ट है वह घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है तो हो जाएगी ध्रुवण, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं, ये इनका रीजन नहीं है, लेकिन वर्षा की बूंदें जो होती है वो रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। साथ में जो वर्षा की बूंदें हैं रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को भी विचलित करती हैं, तो इसका सही होगा 2 और 3। नेक्स्ट है गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया था तो सितंबर 2015 में देखा गया था। नेक्स्ट है एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रसारित होने का कोई मीडियम ही नहीं है चंद्रमा पर। नेक्स्ट है प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित की जाती हैं क्योंकि ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि से बचाने के लिए की जाती हैं ये। नेक्स्ट है तरंगों की लंबाई सबसे ज़्यादा छोटी होती है कहाँ, तो ये गामा रेज में। नेक्स्ट है डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है किसके कारण, तो यह ध्वनि के परावर्तन से। नेक्स्ट है सोनोग्राफी में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट है बजते टेप रिकॉर्डर के सानिध्य में किसी चुंबकीय वस्तु को रखने पर स्वर असह्य हो जाता है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहे हैं कि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता, बिल्कुल सही है, ये कई बार आया है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, तो इसका ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ नहीं, ये होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, तो इसका ऑप्शन, तो इसका कारण सही नहीं है लेकिन इसकी कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ध्वनियों को छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है, तो हो जाएगी ध्वनि ग्राम। नेक्स्ट है 5 चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जिसमें पहला है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पर क्यों उबलता है, क्योंकि जो वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और पानी उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है बर्फ़ के 2 ब्लॉक जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ़ का एक ब्लॉक बन जाता है क्योंकि बर्फ़ का जो गलनांक है वो दबाव के बढ़ने से घटता है। नेक्स्ट है परम शून्य ताप उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। नेक्स्ट है ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता, तो केल्विन पैमाने में नहीं होता, सेल्सियस फ़ारेनहाइट तथा र्यूमर में होता है। तो केल्विन पैमाने पर जल के हिमांक को 273 केल्विन तथा भाप बिंदु को 373 केल्विन अंकित किया जाता है और इनके बीच की दूरी को 100 भागों में डिवाइड भी किया जाता है और प्रत्येक को 1 केल्विन कहा जाता है। और 0 केल्विन इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 273 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ये किया जाता है पेट्रोल इंजन में। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, तो हो जाएगा ग्रेफाइट। इसे काला शीशा भी कहते हैं। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। हीरा, फुल्लिन तथा कोयला ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि एंट्रोपी के संबंध में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है, तो जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी तो तंत्र की एंट्रोपी भी बढ़ेगी, ये तो सही है, लेकिन तंत्र की एंट्रोपी घटेगी, ये सही नहीं है, इसका सही है ओनली 1। नेक्स्ट है कारण कह रहा है कि मानव गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करता है, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि जो आर्द्र जलवायु है यहाँ पे पसीना तेजी से वाष्पित होता है, तो पसीना तेजी से वाष्पित नहीं होता आर्द्र जलवायु में, तो इसका कारण भी सही है, कथन भी, तो इसका कारण भी गलत है, कथन भी गलत है। नेक्स्ट है एक ब्लैक बॉडी नहीं करती है, तो ये विकिरण का अपवर्तन नहीं करती है। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक एक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। किसके द्वारा, तो उसके चालन द्वारा, साथ में संवहन और विकिरण, इन तीनों के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो हो जाएगा रेडिएटर का प्रयोग। नेक्स्ट है जल का घनत्व तो ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है जिससे जलीय प्राणियों को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है और जल का घनत्व तो किस टेम्परेचर पर अधिकतम होगा, तो ये होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर।
और शीतकाल में झील या फिर जलाशय की ऊपरी परत 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा होने पर बर्फ बन जाती है, जबकि जो नीचे का टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव मतलब कि लिक्विड स्टेज में रहता है। इसीलिए क्या होता है कि जो जलीय प्राणी है उनको ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक दर्शाएंगे कब, -40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बर्फ क्या एक दुर्बल चालक है। इसी कारण फ्रीजर में बर्फ जमने पर रेफ्रिजरेटर पूरी तरह से प्रभावित होता है। तो इसका कारण भी सही है, कथन भी सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर ह्यूमिडिटी कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी या अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे ज़्यादा सूख जाते हैं, तो 20% ह्यूमिडिटी तथा 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित टेम्परेचर क्या होगा, ये होगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो कि किसी निकाय का टेम्परेचर स्व नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, वाइट कपड़े। नेक्स्ट है जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, ये होता है 277 केल्विन। नेक्स्ट है शीतकाल में मतलब ठंडियों में जब झील के ऊपर का सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है कब, 0 डिग्री सेल्सियस पर, फिर भी जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं। तो पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होती है। इससे क्या होता है कि बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। बिल्कुल सही है, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं और ऊनी वस्त्र ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए हमें गर्म रखते हैं। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता, तो विकिरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता है। विकिरण की बात करें तो विकिरण द्वारा निर्वात में भी ऊष्मा का संचरण हो सकता है और संवहन तथा चालन विधि में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, यदि टेम्परेचर 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो पहले तो आयतन घटेगा लेकिन फिर बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि जो पानी है वो जमने पर फैल जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण क्या है कि जो पसीना है वो आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। ये क्वेश्चन कई बार बस डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट है गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, इसी कारण। नेक्स्ट है शीशे की छड़ जब भाप में रखे जाते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है लेकिन इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। नेक्स्ट है भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि जो भाप में है यहाँ पे लेटेंट हीट होती है। नेक्स्ट है किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होगा, तो ये होगा भाप के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक बेस्ट कंडक्टर है, बेसिकली तो हो जाएगा पारा। पारा ऊष्मा का बेस्ट कंडक्टर। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है। नेक्स्ट है जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बिल्कुल सही है। कारण यह है कि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे कि पेय ठंडा हो जाता है। इसी कारण बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक % वृद्धि होगी उसके किसमें, तो उसके वॉल्यूम में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि जो बादल हैं ये पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोक लेते हैं। नेक्स्ट है यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है तो उसी को 70 से लेकर 60 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा, ये 1 मिनट से अधिक समय लेगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन। मानव शरीर का समान टेम्परेचर 310 केल्विन। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 277 केल्विन तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट = 233 केल्विन। तो केल्विन ताप स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होगा, ये होगा 373 केल्विन। नेक्स्ट है ताप पैमाना, जिस पर ताप केवल धनात्मक होते हैं तो हो जाएगा केल्विन पैमाना। नेक्स्ट है एक थर्मस फ्लास्क को जिसमें कॉफ़ी भरी हुई है प्रबलता से हिलोरा जाता है, इनमें से कौन सा सही है, तो इससे क्या होगा, इसका तापक्रम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, तो ये आधारित है किरचॉफ लॉ पर। नेक्स्ट है एक गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी यदि स्थिर आयतन पर उसका दाब दुगना कर दिया जाए।
नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो वह पहले हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद तथा अंत में किस कलर का होता है, तो नीला हो जाता है। नेक्स्ट है 100 डिग्री कि वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। नेक्स्ट है ऊनी कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं, क्योंकि शरीर की गर्मी को बाहर जाने से ये रोककर शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है लाइट, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि वाइट रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है, तो ये होता है व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है, तो ये है धूलकण। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है, तो हो जाएगी ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। नेक्स्ट है पेट्रोल की बूंदें जब वाहन से सड़क पर वर्षा के जल के ऊपर गिरती हैं तो डिफरेंट कलर दिखाती है, इसका कारण क्या है, तो ये भी हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है, तो इसके लिए चाहिए अवतल लेंस। और यदि बात करें हम दूरदृष्टि दोष होगा तो चाहिए होगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो ये लगते हैं 8 मिनट। और प्रकाश की गति कितनी है, ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, तो हो जाएगा रेड कलर। तो किसी भी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर विचलन उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिसके प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये अपोजिट होता है, याद रखिएगा। और जिसके प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी, उसका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। रेड कलर के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका विचलन तथा प्रकीर्णन भी कम होता है। और बैंगनी जो कलर होता है, इसके प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है, तो इसलिए इसका विचलन तथा प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, ये होगा डायोप्टर। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के प्रयोग के द्वारा होता है, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। निम्नलिखित में से किसमें वेग अधिकतम होता है, तो ये होता है प्रकाश का वेग। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पट्ट होते हैं, तो उसमें हो जाएगा बैंगनी तथा रेड। तो विप ग्योर में कौन कौन सा होता है कलर, बैंगनी जामुनी नीला, मतलब कि ब्लू ग्रीन येलो नारंगी तथा रेड। और जो इंद्रधनुष है, इसका निर्माण जल की बूंदों पर पड़ी सूर्य की किरणों के अपवर्तन परावर्तन वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, तो ये सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक इंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह आधारित है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो ये एक अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। अपसारी मतलब अवतल लेंस। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण में से इनमें से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसमें लगा होता है उत्तल दर्पण, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस। एक दर्पण जिससे काफ़ी अधिक चौड़े क्षेत्र का अवलोकन होता है अवश्य ही होगा। एक कौन सा दर्पण होगा, तो होगा उन्नतोत्तर दर्पण। नेक्स्ट है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो उसमें होंगे 8 प्रतिबिंब। नेक्स्ट है CFL का फुल फॉर्म क्या है, तो हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। नेक्स्ट है आकाश का नीला रंग किस कारण होता है, तो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं तो परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट है मतलब कि हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। नेक्स्ट है रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला दर्पण, तो वो होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष, मतलब कि मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो नज़दीक की स्थिति वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला कि मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या फिर हल्के रंग
वाले कपड़े गाढ़े रंगों के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोगियों, तो इसमें उत्तल नहीं होगा, यहाँ पे प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, तो इसका ऑप्शन डी ही सही नहीं है। नेक्स्ट है मृग मरीचिका किसका कारण है, तो ये है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट है मृग तृष्णा किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। साबुन पानी की परतों का रंग व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन का उदाहरण है। तथा प्रिज्म से प्राप्त वर्ण दृष्टि वर्णक्रम मतलब कि स्पेक्ट्रम, ये विक्षेपण के कारण होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। नेक्स्ट है बताना है दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है, बिल्कुल सही है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, इसमें कह रहा है कि निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस पर बनता है, ये भी सही है। और इसके दोष को ठीक करने के लिए अवतल नहीं उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी ही सही नहीं है। नेक्स्ट है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, यह है अपवर्तन। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब किस पर बनता है, तो ये बनता है रेटिना के पीछे। नेक्स्ट है दृष्टिपटल मतलब कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। नेक्स्ट है मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं, तो ये होती हैं रेटिना पर। नेक्स्ट है आंख में संकेंद्रण होता है, तो ये लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। नेक्स्ट है मानव आंख दृश्य प्रकाश की जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वो हो जाएगी 5500 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर मतलब कि कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचरण अधिक होगा। नेक्स्ट है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है, तो हो जाएगा ऊपर उजला नीचे काला रंग। नेक्स्ट है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण यह है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये काल्पनिक तथा बड़ा होता है। नेक्स्ट है खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा है, तो हो जाएगा नतोत्तर मतलब कि अवतल दर्पण। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश का दैर्ध्य मान प्रसार कितना होता है, ये होता है 390 से लेके 780 nm के बीच में। नेक्स्ट है किसी तारे का रंग दर्शाता है इसका ताप को दर्शाता है। नेक्स्ट है दो समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर नत हैं, एक प्रकाश की किरण एक दर्पण के समानांतर चलकर दो परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाती है। ऐसे दर्पणों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये बनेगा 60 डिग्री का। नेक्स्ट है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से एक अपरिवर्तित रहता है, मतलब कि क्या कांस्टेंट रहती है, तो उसकी आवृत्ति कांस्टेंट रहती है, मतलब कि उसकी तीव्रता में वेग में तथा तरंग दैर्ध्य में तो परिवर्तन आएगा लेकिन उसकी आवृत्ति कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है, ये होता है अल्ट्रावायलेट रेस के कारण। नेक्स्ट है आंखों के किस भाग में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दृष्टि पटल पर। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट है 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक न्यूनतम दर्पण की ऊंचाई कितनी होगी, तो उसकी आधी होगी, उसकी आधी कितने मतलब 0.75। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो अनंत होती है, इनफाइनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो इसका पहला ही सही है। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वो किस कलर का दिखाई देता है, तब वो ब्लैक दिखाई देगा। तो अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखने पर वह काला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल का अभाव होता है वहाँ पर, और पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन न होने के कारण ही अंतरिक्ष में प्रकाश का रंग काला दिखाई देता है। और यदि हम पृथ्वी से आकाश को देखेंगे तो यह नीला दिखाई देगा क्योंकि सूर्य के बैंगनी व नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, जिसका वायुमंडल में मौजूद धूल आदि के कणों के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन हो जाता है। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है, तो हो जाएगा बैंगनी। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें, तो ये होता है निर्वात में। नेक्स्ट है मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइट के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है तो वह हो जाएगा एट्रोपिन। नेक्स्ट है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। किस गुण धर्म के कारण ही पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो ये होती है अपवर्तन के कारण।
नेक्स्ट है सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है, तो ये भी अपवर्तन के प्रभाव के कारण ही। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म कर देता है, तो ये हो जाएगा अवरक्त। नेक्स्ट है जब एक अध्रुवित प्रकाश एक कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित होता है तो वह दो अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाए, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इसे ही द्विअपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है, तो ये सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच अवस्थित है और अवरक्त किरणों की खोज हार्शले ने की थी। ये किरणें सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य किरणों के बीच होती हैं। इनका मुख्य स्रोत होता है सूर्य तथा आदित्य वस्तुएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा हरा रंग। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 7 कलर इसमें। नेक्स्ट है कृत्रिम प्रकाश की बात करें तो यह प्रकाश संश्लेषण ला सकता है। तो कृत्रिम प्रकाश क्या है, यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ला सकता है। नेक्स्ट है खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इसका विचरण सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट है प्रमुख तरंग और उनसे जुड़ी वेवलेंथ है, ये बीईओ में पूछा भी गया था। तो गामा रेस का वेवलेंथ कितनी है, 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻10 mm तक। पराबैंगनी किरणों की है 10⁻8 से लेकर 4 × 10⁻7 तक। अवरक्त की है 7.8 × 10⁻7 से 10⁻3 तक। और सूक्ष्म तरंगों का 1 × 10⁻3 से लेकर 3 × 10⁻1 तक। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सूक्ष्म की, देन अवरक्त, देन पराबैंगनी एंड सबसे कम गामा रेस की। नेक्स्ट है समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार क्या होगा, तो कांच की समतल चादर की भांति होगा। नेक्स्ट है हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं किसके द्वारा, तो परावर्तन के द्वारा। नेक्स्ट चैप्टर है, कह रहा है कि बिजली का सबसे कम उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हो जाएगा समुद्री जल। समुद्री जल की बात करें तो ये बिजली का सबसे उत्तम चालक होता है, क्योंकि समुद्री जल का लवणीय होता है समुद्री जल, और ये लवण जल को आयनीकृत कर देते हैं, और जिससे क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को ही बिजली का बहना कहते हैं। डायनमो का कार्य क्या है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है डायनमो। और यदि बात करें विद्युत मोटर की, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो ये किया जाता है फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा। तो फोटोवोल्टाइक सेल सौर विकिरण मतलब कि सूर्य के प्रकाश को विद्युत में चेंज करते हैं। और एक सोलर सेल सिलिकॉन या फिर अन्य अर्धचालक सामग्री से बना एक अर्धचालक उपकरण है जो कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सौर ऊर्जा को विद्युत में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है 2-1 जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, तो यदि हम दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तब। नेक्स्ट है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है विद्युत तार किन धातुओं से बनते हैं, तो ये कॉपर तथा एल्यूमिनियम के बने होते हैं। नेक्स्ट है डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में ऊर्जा का परिवर्तक होता है। नेक्स्ट है एक मकान में दो बल्बों में एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, मतलब कि एक बल्ब दूसरे से अधिक रोशनी देता है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होगा, तो होगा मंद रोशनी वाले बल्ब में। नेक्स्ट है कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो कि वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होता है। नेक्स्ट है 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किस पे, तो आधार सिले पे जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा मतलब कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या हो जाएगी, रेक्टिफायर हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किसके लिए, तो एसी वोल्टेज का उपचयन अपचयन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, तो ये सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कहता है कि तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। बिल्कुल सही है। कारण यह कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक होता है, साथ ही यह वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत भी नहीं होता, तो इसलिए तांबे की छड़ को वरीयता दी जाती है एज कम्पेयर टू लोहे की छड़। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, तो यह उच्च प्रतिरोधक शक्ति होता है, साथ में इसमें निम्न गलनांक भी होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा विद्युत खपत किसमें हो गई, सबसे कम किसमें होगी और सबसे ज़्यादा किसमें होगी। बढ़ते क्रम में बताना तो सबसे कम होगा पंखा में, देन टेलीविजन, देन विद्युत प्रेस एंड देन इलेक्ट्रिक केतली, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक केतली में विद्युत की खपत होगी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है, तो हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट है एक युक्ति जो कि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो हो जाएगी मोटर।
तो यदि हम विद्युत मोटर की बात करें तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में चेंज करता है। मोमबत्ती या रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में चेंज करता है। माइक्रोफोन की बात करो तो यह ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और विद्युत सेल यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। जो सितार होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। और जो ट्यूबलाइट होते हैं ये विद्युत को प्रकाश में चेंज करते हैं। और जो सोलर सेल होते हैं प्रकाश को विद्युत में चेंज करते हैं। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में चेंज करता है तथा लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करते हैं। नेक्स्ट है 100 वॉट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ कितनी होगी? 0.4 यूनिट। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका? ये बना होता है टंगस्टन का, क्योंकि जो टंगस्टन है इसके प्रतिरोध गलनांक व कथनांक दोनों ही हाई होते हैं। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो टंगस्टन उच्च प्रतिरोध के कारण गर्म होकर प्रकाश देता है। नेक्स्ट है यदि 100 वाट का एक बल्ब है और 8 घंटा डेली चलता है तो पूरे अप्रैल माह में विद्युत ऊर्जा कितनी व्यय होगी? तो होगी 24 यूनिट। नेक्स्ट है एक सुरंग में 100 वॉट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च होगी? तो होगी 10 यूनिट। नेक्स्ट है घरों में लगे पंखे बल्ब ट्यूब आदि लगे होते हैं, ये मिश्रित क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट है आपस में जुड़ी हुई दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान विभव पर होते हैं तब। नेक्स्ट है एक आदर्श शेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है? ये होता है 0। नेक्स्ट है यदि किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम टेम्परेचर कितना होगा? 133 केल्विन होगा। तो किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम टेम्परेचर 133 केल्विन मतलब वायुमंडलीय दाब पर ही होता है तथा अधिकतम ताप वाला अतिचालक एक सिरेमिक पदार्थ होता है जिसमें मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, तांबा, ऑक्सीजन ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है किसी खोखले आवेशित चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही बताना है? तो अमीटर और कुछ नहीं बल्कि एक उच्च प्रतिरोध वाला धारामापी है, ये गलत है। वोल्ट मीटर कुछ नहीं या एक कम प्रतिरोध वाला धारामापी है तो इसका बी भी गलत है। अमीटर या एक कम प्रतिरोध वाला धारामापी है तो इसका सी सही होगा। जो वोल्ट मीटर है ये उच्च प्रतिरोध वाला धारामापी है। नेक्स्ट है एक वैद्युत ध्रुव बना होता है तो यह लघु दूरी पर स्थित समान परिमाण के एक धन आवेश तथा एक ऋण आवेश का बना होता है। नेक्स्ट है किसी ट्रांसफार्मर का लौह क्रोड परतदार रखा जाता है क्योंकि इसमें क्रोड में शक्ति ह्रास कम हो जाता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो ये नरम लोहे का बना होता है। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका वेग विद्युत बल्ब रेखाओं की दिशा में ही है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा। नेक्स्ट है यदि दो संधियों जो दो भिन्न धातुओं से जोड़कर बनाए गए हैं उनको भिन्न तापक्रम में रखें तो विद्युत वाहक बल पैदा होते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इसे सीबेक इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है थर्मोपाइल का कार्य किस पर आधारित है? तो ये सीबेक प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट है मोबाइल चार्जर क्या होता है? तो एक अप चाइल्ड ट्रांसफार्मर होता है मतलब कि स्टेप डाउन, जो कि वोल्टेज को नीचे करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें एक रेक्टिफायर भी होता है जो कि निम्न एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? तो इनमें डायनेमो तथा ट्रांसफार्मर ये दोनों ही आएंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है तो ये प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई तथा अपचाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट है लैपटॉप में एलसीडी स्क्रीन होता है जिसका अर्थ क्या है? एलसीडी का फुल फॉर्म तो हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। 0 केल्विन टेम्परेचर पर सिलिकॉन होता है एक क्या? कुचालक। और सिलिकॉन क्या है? ये एक अर्धचालक पदार्थ की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? दैट इज सिलिकॉन। और इसके साथ जर्मेनियम भी एक अर्धचालक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक हैं? दैट इज सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि अर्धचालकों की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ने पर बढ़ती है, बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है इसलिए इनकी विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ने पर बढ़ती है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है। व्याख्या भी कर रहा है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या करेगा? ये घटेगा। नेक्स्ट है एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है तो इलेक्ट्रॉन तथा विभव दोनों के द्वारा होता है। और किसी अर्धचालक में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन और विभव दोनों की सहायता से होता है। अर्धचालकों की विद्युत चालकता चालकों मतलब तांबे से कम लेकिन अचालकों मतलब कांच से अधिक होती है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सभी अर्धचालक के एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? दैट इज जर्मेनियम, जो कि एक अर्धचालक है। तो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाने वाला एक सेमीकंडक्टर है। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी चालकता सामान्य ताप पर चालक और विद्युत रोधी के पदार्थों के मध्य होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? थर्मो रेसिस्टर का प्रयोग इलेक्ट्रॉन थर्मामीटर के रूप में किया जाता है तो इसका पहला ही सही है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित को की खोज के अनुसार कालानुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? तो डायोड की खोज कब होती है? 1904 में। ट्रांजिस्टर की खोज होती है 1948 में, मतलब कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके जस्ट 1 साल बाद। इंटीग्रेटेड परिपथ की खोज होती है 1959 में। NSMD मतलब सतह पर लगने वाले अवयव की खोज की जाती है 1960 में। नेक्स्ट है 8th चैप्टर है, कह रहा है कि क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ बदलता है किसमें? अनुचुंबकीय पदार्थ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? दैट इज एल्यूमिनियम। तो जो पदार्थ या फिर धातु चुंबक से आकर्षित होता है उसे चुंबकित कहते हैं और उन्हें ही लौह चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। लोहा, कोबाल्ट, इस्पात, निकिल ये सभी मिश्र धातु हैं तथा लौह चुंबकीय पदार्थ भी हैं। ये चुंबक द्वारा आकर्षित तो होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम किसी चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। नेक्स्ट है एक दंड चुंबक के एक सिरे पर चिपकी दो स्टील की पिनें लंबवत स्थिति में नहीं लटकी रहती क्योंकि एक दूसरे से ये समान ध्रुव विकर्षित होते हैं। नेक्स्ट है कुंडली, मतलब कि कॉइल में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होगी? ये भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा? दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की ही तरह कार्य करेंगे। नेक्स्ट है एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है। पदार्थ कैसा होगा? ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। नेक्स्ट है स्थायी चुंबक किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं फेरोचुंबकीय पदार्थों से। नेक्स्ट चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें पहला है कि सौर ऊर्जा का कारण है तो ये संलयन प्रतिक्रिया के कारण होती है। तो सौर ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होती है। इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु जो होते हैं वो आपस में मिलकर हीलियम नाभिक में चेंज होते हैं और इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि रेडियोधर्मिता के बारे में कौन सा सही है? जिसमें पहला है कि रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम का बनाया जाता है, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। तो रेडियोधर्मिता की बात करें तो इसकी खोज हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा की जाती है और जो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय विखंडन पर नहीं, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित होता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? दैट इज ग्रेफाइट। नेक्स्ट है नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, विमंदक की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? दैट इज भारी जल, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? D2O। नेक्स्ट है संवर्धित यूरेनियम क्या है? तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है तारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो जाएगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर होता है कि जो नाभिकीय रिएक्टर है इनमें श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। एटम बम के सिद्धांत किस पर आधारित होता है? ये आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर। नेक्स्ट है एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ हैं उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। नेक्स्ट है कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? ये परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। नेक्स्ट है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो हो जाएगा गलित सोडियम। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो हो जाएगा कैल्शियम। यूरेनियम, थोरियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, जबकि कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। और कैल्शियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव और कैल्शियम एक रेडियो सक्रिय तत्व भी नहीं है, इसका प्रयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? दैट इज नरौरा। कहाँ पर है? यूपी के बुलंदशहर में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? कहेगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन है केरल में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कर्नाटक में नहीं है, ये है मुंबई महाराष्ट्र में, तो इसका ऑप्शन सी ही सम्मिलित नहीं है। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट है भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो हो जाएगा अप्सरा। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर होते क्या है? तो ये होती है आणविक भट्ठी। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो परमाणु बम में। नाभिकीय संलयन क्रिया संभाव्य है तो ये हल्के तत्वों में संभाव्य है। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में विचार कीजिए। कह रहा है कि ये भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हो तो ये भारी नहीं हल्के नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि ये साधारणतः इनकी टोकमैन डिजाइन होती है, बिल्कुल सही है। ये बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, तो इसका दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है।
नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित है, कह रहा है रेडियो की खोज किसने की थी, मार्कोनी, तो इसका पहला ही सही है। और यदि बात करें स्कूटर की तो इसका आविष्कार ब्रिटेन में 1919 में जी ब्रॉड शा के द्वारा किया जाता है। लिफ्ट का आविष्कार 1852 में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिस ने किया था। बिजली से चलने वाले पंखे का आविष्कार शुगर एस व्हीलर ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रॉन्टजेन द्वारा किया गया था, दैट इज एक्सरे मशीन। नेक्स्ट है राइट ब्रदर्स ने खोज की थी तो ये हवाई जहाज की खोज की थी। नेक्स्ट है चैप्टर 10 है मिसलेनियस है और फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है, तो हो जाएगी वापसी की गति। और पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30% आता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है, ओजोन होती है। यदि हम बात करें प्रकाश रासायनिक धुंध की तो इसमें आता है NO2, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ओजोन तथा पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं किसमें, तो ये होते हैं प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटर में तथा कलाई घड़ियों में, तीनों में प्रयुक्त होते हैं। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये फोटोसेल का उपयोग किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण का सामान्य नाम क्या है, तो हो जाएगा ईश्वरीय कण। नेक्स्ट है लेजर एक युक्त है जिसे किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उद्दीप्त विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो ये हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। नेक्स्ट है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि जो पृथ्वी की सतह है ये वक्राकार है, इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, तो हो जाएगी अवरक्त किरणें। जो ऊष्मा है, एक्सरेज हैं, भारी धातु लवणकीय सभी प्रोटीन को विकृत करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल को बनाता है, तो हो जाएगा जिंक कार्बन। तो एक टार्च सेल के टर्मिनल को बनाने में जिंक तथा कार्बन का प्रयोग किया जाता है। यदि आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं आप, तड़ित मतलब बिजली से स्वयं की रक्षा करने के लिए आपको क्या चुनना पड़ेगा, कार में रहना चाहिए। नेक्स्ट है कथन कह रहा है कि एक हवाई जहाज के पंख मतलब विंग्स की ऊपरी सतह उन्नतोदर बनाई जाती है और उसकी नीची सतह नतोदर बनाई जाती है। कथन तो बिल्कुल सही है। कारण यह है कि शीर्ष भाग पर वायु प्रवाह की द्रुत गति कम होती है, इसलिए अधो भाग में शीर्ष भाग की दबाव कम होता है। इसका कारण तो गलत है लेकिन कथन सही है। नेक्स्ट है वायु कूलर मतलब कि शीतलक अधिक प्रभावी होता है यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है वायुयान किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है बर्नौली के सिद्धांत पर।